हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष जगनायक। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई मनीष जगनायक में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ चीज़ों में व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब कोशिश करूंगा आगे आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। आज पहला कोशिश कर रहा हूं बहुत दिनों के बाद। कल व्यापम के द्वारा एक एग्ज़ाम आयोजित किया गया था प्री बीएड का, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के सामने मॉडल आंसर अपने हिसाब से बताने का कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। हमारा ये सामान्य ज्ञान का होगा, जीएस पोर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सा शिक्षा दर्शन शिक्षण में परियोजना पद्धति की अनुशंसा करता है? यह दर्शन का क्वेश्चन है। जनरली हम इसको मेंस में पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। अब मेंस की तैयारी करेंगे बाद में आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे प्रगतिवाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं अपन। योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता जो है वो है पतंजलि। ठीक है, योग सूत्र के रचयिता पतंजलि है। उत्तम स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? आनुवांशिक कारण, भौतिक वातावरण, सामाजिक और आर्थिक वातावरण और उपरोक्त सभी। तो उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि अपन आनुवांशिक कारक भी हो, अपना आनुवांशिक कारक भी हो, भौतिक कारक भी हो और सामाजिक वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी थोड़ा लेट लग रहा है उसके लिए। 34 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फाइज़र। ठीक है, अब डी भी ले सकता है व्यापम। इसके व्यापम के मॉडल आंसर का आप वेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से 35 क्वेश्चन 35वां नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर व्यतीत किए थे? तो ये है, इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुशीनगर, श्रवण बेलगोला और हस्तिनापुर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे और वहाँ पर उन्होंने संलेखना के द्वारा अपना जान क्या बोलना चाहिए, त्याग दिया था श्रवण बेलगोला में। शिवाजी के तोपखाने में निम्नलिखित में से कौन था? ए सिद्दी इब्राहिम, बी इब्राहिम गारदी, सी मलिक बिन इब्राहिम और डी इब्राहिम हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इब्राहिम गारदी, जो शिवाजी के तोपखाने में प्रमुख था। ठीक है, महोगनी किस प्रकार का वृक्ष है? महोगनी किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, महोगनी। अब 38 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं? ये सेट सी का आंसर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मेरे पास सेट सी था तो मैं सेट सी का आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है? ए कारगिल, बी गिलगित, सी लद्दाख और डी लेह। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे गिलगित। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में 39 नंबर में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज ने अपने अंतरिम सरकार स्थापित की थी? आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार
ए रंगून, बी इम्फाल, सी यांदाबू और डी बारिशाल। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। ठीक है, रंगून इसका आंसर हो जाएगा। तो 40वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। यदि संघ के द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए, मतलब संघ जो भी आदेश देता है उसको राज्य को पालन करना होता है, यह हमारे संविधान में उल्लेखित है पहले से ही। तो संघ के द्वारा अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार यदि असफल हो जाता है तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है, ए कुछ नहीं होगा, बी राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी, सी राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है, राष्ट्रपति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में हुआ है, वो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर संघ के अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। ठीक है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? इसको तो आंसर सब लोग जनरली जानते ही हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसका आंसर गुजरात ही होगा। निम्नलिखित में से नैनो प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? नैनो प्रौद्योगिकी का पिता रिचर्ड फायरमैन को कहा जाता है। ठीक है, रिचर्ड फायरमैन को कहा जाता है। अब 43 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद दिया जाना है? व्यावसायिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा, ताकि बच्चे शुरू से ही सरकारी नौकरी को ही तवज्जो ना देके बाकी अदर फील्ड में भी अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सके, इसलिए निचले कक्षा से ही नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक एकीकरण की शुरुआत की गई है, जो आने वाले शिक्षा पद्धति का प्रारूप बनेगी। यह है कक्षा 6वीं के बाद, मतलब सिक्स क्लास के बाद में ही व्यावसायिक एकीकरण की शिक्षा दी जानी प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से 44वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को अपने को आउट कर देना है क्वेश्चन से। तो ए है, बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए मातृभाषा महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सही। ठीक है, बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। ठीक है, भाषा की बहुलता, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। अपने संविधान में जो उल्लेखित है 22 भाषाएं, वो किसी में भी अपन उसको समझा सकते हैं बच्चे को, भाषा का शिक्षण। तो संविधान इसके बारे में अपने को देता है स्वतंत्रता, तो बहुभाषिक होना चाहिए भाषा शिक्षण, ये भी सही हो जाएगा। बहुभाषिता सीखने में एक बाधा है, सीखने में बाधा तो है, लेकिन बहुभाषिक इसमें एक बाधा शब्द जो है ना, ये सही नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं मुझे कमेंट। तो मेरे हिसाब से इसका गलत छांटने के लिए बहुभाषिता सीखने में एक बाधा है, ये हो सकता है। ठीक है, धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो ये आंसर 17 ही सही होगा इसका, डी नंबर का। सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए? सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर व्यय इसमें 6% होगा। ठीक है, ये आंसर सही लिया गया है, 6% ही होगा इसका आंसर। ठीक है, शिक्षा पर व्यय जो है सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर व्यय 6% किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलना चाहिए कि हाई लेवल का। जो अभी स्टार्टिंग में ही ग्रेजुएशन के बाद में निकले हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, और बाकी जो पीएससी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉरी रुको मैं लेके आता हूँ, ये रहा। निम्नलिखित गोलकनाथ मुकदमा
तो गोलकनाथ मुकदमा, ठीक है। और आंतरिक आपात स्वर्ण सिंह समिति दल बदल निषेध अधिनियम, ठीक है। तो गोलकनाथ अपना ये कहाँ आ जाएगा, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। आंतरिक आपात ये हो जाएगा अपना 44वां संविधान संशोधन से आया था। स्वर्ण सिंह समिति मूल अधिकार, इनके ही अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। और दल बदल का आ जाएगा अपना 10वां, ठीक है। तो अपना सी का पहला किस में आ रहा है, सी का पहला, दूसरा ए में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, ठीक है। तो और डी का दूसरा, तो डी का दूसरा किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, डी का दूसरा डी में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का दूसरा, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। ये डी का ये आ जाएगा यहाँ पे, ये डी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सॉरी। गोलकनाथ समिति 24वां संविधान संशोधन, आंतरिक आपात 44वां संविधान संशोधन है। और दल बदल निषेध 5वीं अनुसूची, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 246 संबंधित है। तो ये संबंधित है किसना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इसका आंसर सही होगा। इसके बाद आते हैं अपन 49 नंबर के क्वेश्चन में। भारत की जनसंख्या नीति सन 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। प्रजनन दर में कम करना, स्थिर जनसंख्या स्थिति को प्राप्त करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जनरली देखा जाए उपरोक्त सभी वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना, वो उसमें अपन बोला जाए कि 90% जो चांसेस होते हैं वो उपरोक्त सभी आने के ही होते हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन का भारत की जनसंख्या नीति सन 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य इनमें से सभी हो जाएंगे। प्रजनन दर को कम करना, स्थिर जनसंख्या स्थिति को प्राप्त करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और उपरोक्त सभी, ठीक है। भारत में 50वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। जीएस पोर्शन में लास्ट क्वेश्चन था प्री बीएड के एग्जाम में, ये सेट सी है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। भारत में भूमि सीमाबंदी की उच्चतम सीमा असिंचित भूमि में क्या है, ठीक है। उच्चतम सीमा, भारत में भूमि सीमाबंदी की उच्चतम सीमा यहाँ पे आ जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन 54 नंबर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट जाता है कि मैंने जो आंसर बताया है उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, तो व्यापम के मॉडल आंसर का वेट करिएगा आप। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आने वाले टाइम में लगातार अच्छे वीडियो, हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आप निश्चित अंतराल में आप वीडियो लगातार देते जाऊँ। थैंक यू।